हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इससे पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम को। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under system proposed by Whittaker, wherein he suggested 5 kingdom classification. इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा कि R.H. Whittaker ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इसमें जो किंगडम्स थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो मोनेरा में हमने कहा था इस किंगडम में पाए जाने वाले सोल मेंबर्स बैक्टीरिया होंगे, यानी कि सभी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया था। इसी तरह से प्रोटिस्टा में हमने बोला कि सभी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में होंगे। फंजाई में हमने बोला कि इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। एनिमल्स में तो हमने कह दिया कि यहाँ पर सेल वॉल होती ही नहीं है, यहाँ सेल वॉल एब्सेंट होती है। और प्लांट्स के अंदर हमने उन मेंबर्स को रखा जिनके पास सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम के आगे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी प्लांट किंगडम में पाए जाने वाली सभी डिविजन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो डिविजन्स का क्या मतलब है, जिस तरह से एनिमल किंगडम के अंदर हम काफ़ी सारे फाइलम्स को पढ़ते हैं, इसी तरह से प्लांट किंगडम में हम फाइलम नहीं बोलते हैं बल्कि डिविजन्स बोलते हैं। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. देखो, जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर किया तो हमने देखा कि पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसी तरह से एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी था, 4 किंगडम और लास्टली मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी था। अब इन सभी किंगडम में एक कॉमन बात थी, वो कॉमन चीज़ थी कि किंगडम प्लांट और एनिमल, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम में थे। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलते गए, प्लांट किंगडम के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी बदलती गई। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे। देखो, जो फंजाई है और मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, इनके मेंबर्स को पहले हमने प्लांट किंगडम में रख दिया। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास सेल वॉल है। पर आज जो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमने इनको प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया, इनके लिए अब अलग अलग किंगडम है। इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गे एनीमोर। साइनोबैक्टीरिया जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो इनको पहले हमने एल्गे के अंदर रख दिया था। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे। पर अब हमें पता है कि ये किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम 5 डिविजन्स की बात करेंगे और वो 5 डिविजन्स कौन कौन सी है, तो वो है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. अब देखो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, डिटेल में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। एंजियोस्पर्म्स को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे कि अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे उनमें क्या कंसर्न्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थे। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे इन्होंने सिर्फ ग्रोस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया, यानी बाहर दिखने वाले जो ऊपर ऊपर के कैरेक्टर्स हैं उनको, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर्स एंड शेप्स ऑफ लीफ। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब चीज़ों के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया था और साथ साथ एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर, यानी कि सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स पर भी बेस्ड था। मतलब यहाँ पर रूट, स्टेम, लीव्स, वेजिटेटिव यानी असेक्सुअल करेक्टर्स और सेक्सुअल करेक्टर्स को कंसीडर किया गया। ये सिस्टम हमें किसने दिया था, तो ये सिस्टम हमें दिया था लिनियस ने।
ऐसे सिस्टम को हम बोलते थे आर्टिफिशियल सिस्टम। पर यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, इसमें सिर्फ कुछ ही करेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया गया था। इसीलिए इसकी वजह से क्या हुआ था, कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में अलग हो चुके थे। और तो और क्या ड्रॉबैक था? एक ड्रॉबैक ये भी था, द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। आर्टिफिशियल सिस्टम ने वेजिटेटिव करेक्टर्स और सेक्सुअल करेक्टर को एक ही जितना महत्व दिया, एक ही जितना वेटेज दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव करेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। पर यहाँ दिक्कत क्या थी? हमें पता है वेजिटेटिव करेक्टर यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे करेक्टर्स एनवायरनमेंट के चेंज होते होते अफेक्ट होते हैं। इसीलिए ये एक सही तरीका नहीं था ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का। तो ये तो था हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन का सिस्टम, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हमने आर्टिफिशियल बोला। अगला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने ना ही सिर्फ एक्सटर्नल फीचर बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी। इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, या फिर एनाटमी, एनाटमी यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी कंसीडर किया। एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स को भी डिटेल में पढ़ा। ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जिन साइंटिस्ट ने हमें दिया था उनका नाम था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। इसीलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड हमने पढ़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब एट प्रेजेंट जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि बायोलॉजी में कहीं पर भी आपको वर्ड दिखे फाइलोजेनेटिक, तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी। जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, यानी यहाँ पर हम फॉसिल्स को कंसीडर कर रहे हैं, डेड रिमेन्स को कंसीडर कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एज्यूम कर रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से यानी सेम ग्रुप या सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स को ले लूँ, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी, मुझे इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं, तो मतलब कहीं जाकर हमें पता चलेगा कि कभी किसी टाइम में इनका कोई कॉमन एंसेस्टर था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इन्होंने कहा जो भी ऑर्गेनिज्म एक टेक्सा को बिलोंग करेंगे उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। टेक्सा का मतलब ग्रुप या कैटेगरी। जैसे मान लो यहाँ हम टेक्सा ले रहे हैं, जीनस। हमें पता है एक जीनस के अंदर काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं, लेट्स से स्पीसीज ए, बी, सी, डी। अब अगर इतनी सारी स्पीसीज एक ही जीनस में प्लेस की गई हैं, मतलब इन स्पीसीज के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, यानी कुछ कॉमन होगा, यानी इन सब का क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इसी कॉमन एंसेस्टर को कंसीडर करते हैं और साथ साथ यहाँ फॉसिल्स की भी स्टडी करते हैं। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। वैसे तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, पर इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्यों? और क्लासिफिकेशन सिस्टम होना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम फॉसिल एविडेंस को कंसीडर करते हैं, पर जो हमारे पास ऐसे अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं हमें मिले, लेकिन उसका हमारे पास कोई भी फॉसिल एविडेंस ना हो, तब तो हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास और भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम है, जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी विच इज़ नाउ कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर। पॉइंट नंबर 1 यहाँ याद रखोगे कि ये कंप्यूटर्स पे होती है। इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक, जो करेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसी के बेसिस पे हम करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल करेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में, सभी करेक्टर्स को कुछ नंबर और कोड्स दे देते हैं और ये नंबर और कोड्स को देकर हम लास्ट में एनालाइज करते हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स में कितनी सिमिलैरिटी है। जैसे कि मान लो हमारे पास दो प्लांट है, लेट्स से प्लांट ए और प्लांट बी।
हमने यहाँ पर हर चीज़ को एक नंबर और कोड दे दिया, जैसे लीव्स को दे दिया कोड L। आगे इसको क्या कहते हैं, नंबर देना स्टार्ट कर दिया हमने, L1, L2, L3। ऐसे ही रूट्स के साथ भी हम कर सकते हैं, स्टेम के साथ भी। तो जो भी प्लांट्स को हम कंपेयर करते जाएंगे, ये करेक्टर्स को कंसीडर करते जाएंगे, नंबर्स और कोड्स असाइन करते जाएंगे, और लास्ट में डाटा को प्रोसेस कर कर देखेंगे कि इन दो प्लांट स्पीसीज के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम एक साथ 100 ऑफ करेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। ये न्यूमरल टेक्सोनोमी का काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। फिर हमारे पास आता है साइटो टेक्सोनोमी। साइटो का मतलब होता है साइटोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल यानी कि सेल, यानी यहाँ पर हम सेल के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सब को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर लास्टली हमारे पास आता है कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी मतलब केमिकल्स। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। तो प्लांट के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स के बेसिस पे हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।